अधिगम सिद्धांत टॉपिक पर अब तक हम लोगों ने 3 मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत पढ़ा है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का अधिगम सिद्धांत, पावलोव का अधिगम सिद्धांत। आज हम लोग जिनके सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को पढ़ने में आसान महसूस हो। थॉर्नडाइक ने हमें जो बताया था कि बच्चे, बालक सीखते कैसे हैं, स्किनर ने भी हमें बताया था कि व्यक्ति सीखता कैसे है। इनके सिद्धांतों में हम लोगों ने देखा कि कोई भी अधिगम के लिए उद्दीपक का होना जरूरी है और उसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं और इस उद्दीपक अनुक्रिया के क्रम में हमारा अधिगम होता है। जस्ट इसके परे स्किनर महोदय ने हमें समझाया कि अधिगम तो होने का प्रक्रिया यही है, लेकिन अधिगम करने के लिए स्टिमुलस का होना ज़रूरी नहीं है। हम बिना स्टिमुलस के भी केवल रिस्पॉन्स करके ही, केवल रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया के माध्यम से ही हम अधिगम कर सकते हैं। पावलोव, इन्होंने हमें बताया कि व्यक्ति के अंदर सूझबूझ होता है और वो अपनी अंतर्दृष्टि यानी सूझबूझ के माध्यम से अभ्यास करके सूझ दृष्टि के माध्यम से, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, या सूझ सिद्धांत, सूझबूझ के माध्यम से हमारा अधिगम होता है। इन तीनों में थोड़ी थोड़ी बातों को छोड़ दिया जाए तो लगभग समानता है। अभ्यास पर इन्होंने भी फोकस किया है, स्किनर ने भी अभ्यास पर फोकस किया है, थॉर्नडाइक ने भी अभ्यास को फोकस किया है। अब एल्बर्ट बंडूरा, इन लोगों का सिद्धांत के बाद, बहुत बाद, एल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत दिया कि वास्तव में अधिगम होता कैसे है। एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जब आया तो इसका ये मतलब नहीं समझना है कि एल्बर्ट बंडूरा ने इनके सिद्धांत का आलोचना किया है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर-कोफ्का वगैरह ने अधिगम कैसे होता है इस पर जो अपना दृष्टिकोण जाहिर किया, उससे हट के, उससे अलग एल्बर्ट बंडूरा ने अपना दृष्टिकोण जाहिर किया कि नहीं, इन सब चीज़ों से होता है या नहीं होता है, लेकिन इन्हें जो नजर आया कि अधिगम होता कैसे है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एल्बर्ट बंडूरा का मानना है कि अधिगम वास्तव में समाज में अनुकरण के माध्यम से होता है, अवलोकन के माध्यम से होता है। कोई बच्चा अपने बड़ों को, समाज में अपने बड़ों को कुछ क्रिया करते हुए देखता है और उसे, उनकी क्रिया को या उस व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है और उन्हीं के अनुकरण, उन्हीं के कार्यों का अनुकरण करके वो भी उस क्रिया को दोहराता है और इस प्रकार वो सीखता है। समाज के, ध्यान से समझिए इस बात को, एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का मेन सार यही है कि बच्चा समाज में अपने से बड़ों के व्यक्ति को कुछ क्रिया करते हुए देखता है, उसके बाद उसी का वो नकल करता है और इस प्रकार वो उसका अधिगम होता है।
इसलिए अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गौर करें, यहाँ पर एक सिद्धांत हमने आपको लिखाया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आपको परीक्षा में हो सकता है थोड़ा जल्दी में रहे, आप परीक्षा का टेंशन में दोनों सिद्धांत को एक ना समझ लीजिएगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वायगोस्की का दिया हुआ है, भाषा से संबंधित, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा का है। ये अधिगम से रिलेटेड सिद्धांत है और ये भाषा के अर्जन से रिलेटेड सिद्धांत है। इस बात में फर्क आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सामाजिक के साथ अगर सांस्कृतिक आ जाए तो वो वायगोस्की का होगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वायगोस्की के भाषा अर्जन से संबंधित सिद्धांत को कहा जाता है। लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को नाम दिया गया है। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चे का अधिगम या कुछ नया सीखना कैसे होता है। अधिगम का अर्थ हम लोग जानते हैं कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। हमारे व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम का मतलब ये सिर्फ नहीं सीखना जानना है कि सीखना, हमें स्कूटी चलाना नहीं आता है, स्कूटी हम चलाना अभ्यास के जरिया, ट्रेनर के जरिया सीखे तो वही सीखना नहीं कहलाएगा। सिलाई सीखना, मेहंदी सीखना, खेल सीखना या साइकिल चलाना सीखना, सिर्फ ये सीखना नहीं होता है। किसी का नकल उतारना, किसी के साथ हो रहे दुर्घटना को देखकर अपने आप को सचेत हो जाना, ये भी अधिगम कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में, उस रास्ते से जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि रास्ता वहाँ पर कटा हुआ, अंधेरी रात थी और हम चल रहे थे, गिर गए। अब दूसरे व्यक्ति भी उधर से जाने वाले हैं, उन्होंने हमें गिरते हुए देख लिया, अब वो रास्ता बदल देंगे। तो बिना अभ्यास किए भी हम कुछ सीख सकते हैं। स्कूटी चलाने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर उस रास्ते से नहीं चलना है, ये बात सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि हमने दूसरे को देखा, उसका अवलोकन किया, उसके साथ जो घटा उसको हमने सही से ऑब्जर्वेशन किया और पता चला कि वहाँ पर खतरा है, इसलिए हम वो रास्ता बदल दिए। मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए। व्यवहार हमारा था उधर से जाने का, लेकिन हमने अपने इस बिहेव को चेंज करके दूसरा रास्ता अपना लिया। इसी व्यवहार में परिवर्तन को ये सीखना कहते हैं। तो सीखना यहाँ भी हुआ, दूसरों को देखकर। इसी बात पर इन्होंने फोकस किया है कि हम समाज में दूसरे व्यक्ति या समाज में हो रहे घटनाक्रम को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और भी कई नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इनके सिद्धांत का दूसरा नाम है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। क्यों ये नाम पड़ा? क्योंकि अभी हमने देखा उस रास्ते में गिरने वाली घटना में कि एक व्यक्ति चल रहा था उस रास्ते में और ठोकर खाकर या गड्ढा में गिरा। दूसरा व्यक्ति दूर से ही जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, उन्होंने उसको देखा मतलब अवलोकन किया कि अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे हुआ, अच्छा वहां पर गड्ढा था। तो अवलोकन के बाद इन्होंने सीख लिया कि अच्छा वहां पर हमें संभल कर चलना है, बगल से होकर जाना है। तो अवलोकन के बाद उन्होंने अधिगम किया, इस बात का अधिगम किया कि उधर से नहीं जाना है,
इसलिए इनके सिद्धांत का नाम पड़ गया अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत भी इनके कहा जाता है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब नकल उतारना। जैसे हमारे समाज में हम लोग देखते हैं, हमेशा छोटी बच्ची या बच्चा घर में हो तो अक्सर हमने उनको देखा है कि छोटा बच्चा है लेकिन बड़े आदमी का वो चप्पल पहनकर चलने की कोशिश करता है। बड़े जो करते हैं उसको देखा देखी छोटे भी करते हैं। झाड़ू उठा लिया, उठ नहीं सक रहा लेकिन झाड़ू लगा रहे हैं। ये क्या होता है? दूसरे को देखकर उसका नकल करना। नकल को हम यहाँ पर अनुकरण कह रहे हैं। फिल्म में दिखाया फटा हुआ पैंट पहनना है, लोगों ने फटा हुआ पैंट पहनना शुरू कर दिया। फिल्म में दिखाया कि कटोरा रख के बाल बनवाना है, लोगों ने कटोरा रख के बाल बनवाना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं अनुकरण करना, दूसरे का नकल करना। यानी किसी व्यक्ति को आदर्श मान लिया, अपना आइडियल पर्सन मान लिया और अब वो जैसा कर रहा है वैसा हम अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, लाने लगते हैं। और इसी व्यवहार में परिवर्तन होना को अधिगम कहा जाता है। और इस प्रकार इनके सिद्धांत का नाम पड़ जाता है अनुकरण का सिद्धांत। एक सिद्धांत और आ जाता है, इनका नाम प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। और एक सिद्धांत और नाम आ जाता है, इनके सिद्धांत का नाम है मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग सिद्धांत मतलब वही रोल मॉडल। हीरो को रोल मॉडल मान लिया और हीरो जैसा बाल कटाएगा, जैसा कपड़ा पहनेगा वैसा बाल वैसा कपड़ा हम भी पहनेंगे, वैसा बाल हम भी रखेंगे। मॉडल मान लेते हैं, किसी व्यक्ति को रोल मॉडल मान लेते हैं और उस मॉडल के अनुसार अपने व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम या एल्बर्ट बंडूरा के लर्निंग थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल अधिगम सिद्धांत, अनुकरण, प्रेक्षण और मॉडलिंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब एल्बर्ट बंडूरा जहाँ पर से सवाल आता है, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये बन सकता है कि फला सिद्धांत इनमें से कोई नाम दे दे और कहे ये सिद्धांत किनका है। उसके बाद दूसरा सवाल जो बनता है वो एल्बर्ट बंडूरा के इस सिद्धांत के बीच पॉइंट से आएगा। जैसे एल्बर्ट बंडूरा ने हमें बताया है कि बच्चे अनुकरण करते कैसे हैं, बच्चे समाज से सीखते कैसे हैं। उन्होंने हमें बताया है अधिगम के चरण। अधिगम यानी बच्चे समाज में व्यक्तियों को देखकर उसको अनुकरण करके कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, कैसे अपना अधिगम करते हैं। इसको बताने के लिए उन्होंने 4 चरणों की चर्चा की। 4 चरण में ये अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। अनुकरण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा जो अधिगम होता है उसमें 4 चरण होते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा ने हमें बताया है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान हमें इन 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहला अवधान, दूसरा धारण, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा पुनर्बलन। अवधान, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अधिगम के ये चरण हैं। मतलब हम कुछ भी हमारा अधिगम होता है तो अधिगम में हम इन 4 चरणों से होकर गुजरते हैं।
समाज के किसी मॉडल को हम ध्यान से देखते हैं। अवधान का मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान लगाकर सुनना, जैसे होता है ना, ध्यान से देखना, या सचेत होकर देखना। उसके बाद धारण करना, फिर है पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी अपने व्यवहार में उसको ले आना। एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं, छोटा बच्चा आपको मेकअप शेकअप करते देखा, कंघी कैसे कर रहे हैं और क्या लिपापोती कर रहे हैं, सब देखा, और उसके बाद फिर वो वही सामान उठाता है, पाउडर या और भी कुछ, और उसको अपने हाथ में लेकर के गाल पे लगाने लगता है। ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने आपको ध्यान से देखा। कोई आपका जूता पहन लेता है, छोटा बच्चा है, और आप बड़े घर के बड़े सदस्य के जूता या चप्पल पैर में घुसाने की कोशिश करने लगता है, पहनकर चलने की कोशिश करने लगता है। इसका मतलब होता है कि उन्होंने पहले ध्यान से देखा, और देखने के बाद तब वो काम वो करने लगे। धारण करना उसको कहलाते हैं, मतलब दिमाग में सेट कर लेना। धारण कर लेना मतलब दिमाग में सेट कर लेना। कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक, फिल्म देखकर आए, इस फिल्म में इस तरीके का बाल रखा है, ध्यान से देखा, उसके बाद हम अपने दिमाग में सेट कर लिए, आते के साथ गए सैलून और बोले वैसा कट बना दो। तब उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब हो जाता है फिर से उसमें डालना, यानी एक्शन करना, जिसको हम कह सकते हैं क्रिया करना। क्रिया करना, या यूं कह सकते हैं कि उसको अपनाना। पहले तो ध्यान से देखा हमने, फिल्म देखने गए, उसमें नए स्टाइल का बाल देखा, हमारा ध्यान गया, अरे यार ये कैसा बाल रखे हुआ है, चलो हमको भी करना है। उसके बाद दिमाग में सेट करके आ गए फिल्म देखने के बाद, और तुरंत आने के बाद सैलून गए और उस क्रिया को दोहराने लगे, यानी आके उस स्टाइल में बाल कटवाने लगे। अब बाल कटवाने के बाद घर आते हैं, और घर आने के बाद गार्जियन देखता है और देता है देख गदागद, ठीक समझ में आ गया। पुनर्बलन उसको मिल गया नकारात्मक, और नकारात्मक पुनर्बलन जैसे मिला तुरंत वो जाके बाल मुड़वा दिया बाप उसका, चल साला पूरा बाल मुड़वा, पहले दोबारा वो करेगा नहीं करेगा। 4 चरण यानी पुनर्बलन। यहाँ पर कोई भी चीज सीखने के लिए सकारात्मक पुनर्बलन की आवश्यकता है। अगर उसे मिला वाह वाह बहुत अच्छा बाल लग रहा है, दोस्त तो उसका तारीफ करेगा, वाह बहुत अच्छा बाल लग रहा है, उसके बाद दोबारा भी वो कटाने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां घर में पिटाई लगी वो बाल नहीं बनेगा। तो ये चारों चरण, अवधान ये भी हो जाता है बच्चों से, धारण भी कर लेता है, पुनः प्रस्तुतिकरण मतलब उसी चीज को दोहराने की क्रिया शुरू कर देता है। लेकिन ये अस्थाई कब होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। अधिगम सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन को नहीं कहेंगे, बल्कि अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई कब होगा, जब पुनर्बलन हमें नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक मिले, तब हम उसको उस क्रिया को फिर से करेंगे, फिर वैसा ही बाल कटवाएंगे, फिर वैसा ही हेयर स्टाइल जो होता है वो रखेंगे। और अगर डांट फटकार पड़ गई तो फिर दोबारा हम वो काम नहीं करेंगे, तब हम इसको सीखना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सीखना अस्थाई होता है और अस्थाई हमारा जो परिवर्तन व्यवहार में होता है उसको हम सीखना नहीं कहते। हमें यहाँ पर याद रखना है सिर्फ इतनी सी बात कि एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम के कौन कौन से चरण हैं। अवधान, अटेंशन, धारण करना, अवधान इसको ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, धारण करना मतलब अपने व्यवहार में ले आना,
मेमोरी में ले आना लिख दीजिए, मेमोरी में स्मृति, मेमोरी मतलब स्मृति में लाना। पुनः प्रस्तुतिकरण मतलब क्रिया करना, लिख दिए हैं एक्शन या बिहेवियर। और तीसरा चौथा है पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट। एक्शन मीन्स क्रिया, मेमोरी मीन्स स्मृति, ऑब्जर्वेशन मतलब सर्वेक्षण या अवलोकन, या सिंपल भाषा में ध्यान से देखना, ध्यान से निरीक्षण करना। ये थे एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम प्रक्रिया के चरण, मतलब अधिगम के दौरान हम किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं। अब आगे इन्होंने बताया है यहाँ पे सवाल आ सकता है, एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड अभी जो हमने बताया कि इनमें से कौन एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के चरण हैं या नहीं है, या एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का एक निश्चित क्रम क्या है। इसको आपको याद रखना है कि सबसे पहले अवधान, उसके बाद है धारण करना, उसके बाद है पुनः प्रस्तुतिकरण, उसके बाद है पुनर्बलन। अब इन्होंने हमें बताया है कि अधिगम प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, अधिगम के निर्धारक तत्व मतलब हमारा अधिगम किन किन बातों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से हमारा अधिगम होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा अधिगम में कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कोई हमारा अधिगम होता कैसे है। अब यहाँ पर अधिगम को होने के लिए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन को होने के लिए कौन कौन सहायक तत्व हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं अधिगम के कारक। तो अधिगम के 3 कारक हैं, पर्यावरण या इन्वायरमेंट, वातावरण, बिहेवियर, व्यवहार, कॉग्निशन, संज्ञान। वातावरण यानी समाज या समाज के लोग, रोल मॉडल, व्यवहार हमारी क्रिया, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया जो कहिए, संज्ञान मतलब हमारी थिंकिंग। सोच, बुद्धि। अधिगम के लिए ये 3 चीजों का होना जरूरी है। ये एल्बर्ट बंडूरा ने चिन्हित किया। क्या? वातावरण यानी समाज, समाज में उस व्यक्ति को जिसका देखकर हमने बाल बनवाया वो हमारे लिए रोल मॉडल हो गए, वो हमारे आइडियल पर्सन हो गए, उनका होना जरूरी है या समाज का होना जरूरी है। मॉडल को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरूप। उन्हीं को देखकर हम उनका अनुकरण करते हैं और अनुकरण के माध्यम से हम अपने व्यवहार में उनके जैसा बदलाव ले आते हैं जैसा वो कर रहे थे। और ये सब काम हम करते हैं अपनी बुद्धि से, यानी चिंतन की भी जरूरत पड़ती है कि हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अधिगम के 3 निर्धारक तत्व हैं। इसको हम और भी नाम से बिहेवियर मतलब एक्शन भी कह सकते हैं, संज्ञान मतलब वही कॉग्निशन, या थिंकिंग, वातावरण एनवायरनमेंट,
अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात जान लीजिए कि जिस प्रकार से NCF अब तक का नया दस्तावेज है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अब तक की नई शिक्षा नीति है, अगर 2020 को छोड़ दिया जाए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की का भाषा के मामले में अब तक का सबसे नया सिद्धांत है। उसी प्रकार एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत अधिगम के मामले में सबसे लेटेस्ट है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट थ्योरी है कि बच्चा अधिगम कैसे करता है। अब हम लोग जानेंगे कि एल्बर्ट बंडूरा के इस अधिगम सिद्धांत को हम अपने स्कूल में या शिक्षा जगत में कैसे इनके सिद्धांत का फायदा उठा सकते हैं, या इनके सिद्धांत को हम कैसे अपने शिक्षा व्यवस्था में यानी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे इनके सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा पहला पॉइंट था मॉडल, कि बच्चे मॉडल का अनुकरण करते हैं। तो हमें भी बच्चों को लर्निंग के दौरान दो बातें हम बताएंगे। एक तो हमें अपने आप को वैसा बच्चों के सामने पेश होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, यानी सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक पहनावा ओढ़ावा, सकारात्मक भाषा, ये सब होना चाहिए, ताकि बच्चे भी हमारे इस अच्छे व्यवहार को देखकर वो उसका अनुकरण करें और अपने व्यवहार में बदलाव लाए। उसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों में अगर कोई बुरा व्यवहार है, तो चूंकि हमने सीख लिया एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से कि बच्चे अच्छे बुरे जो भी हों दूसरे को देखकर नकल करके सीखता है। तो हमारे समाज में लोग सिगरेट भी पीते हुए जा रहे हैं, हमारे समाज में मारपीट भी कर रहे हैं, और ये सब नकारात्मक बिहेवियर है। तो बच्चों तो इस बात को हमें मान के चलना है कि बच्चे में कुछ नकारात्मक बिहेवियर भी मौजूद है, तो उसे चिन्हित करके हम उसमें सकारात्मक बिहेवियर डालने की कोशिश करेंगे। उसके सामने हम रोल मॉडल वैसा बनाएंगे, अपने आप को वैसा प्रेजेंट करेंगे, अपने समाज को वैसा प्रेजेंट करेंगे ताकि वो उसी का अनुकरण करे, यानी सकारात्मक बिहेवियर का अनुकरण करे। और एक है स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। एक बात बताना भूल गए, एल्बर्ट बंडूरा ने अपने इस सिद्धांत को देने से पहले एक प्रयोग किया था। उनका प्रयोग भी कभी कभी पूछा जाता है कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया था। जिस तरीके से हमने देखा थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। स्किनर ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। एल्बर्ट बंडूरा ने भी एक प्रयोग किया था जिनका नाम है, यानी उन्होंने गुड़िया पर एक प्रयोग किया था, बोबो डॉल इस टाइप का डॉल होता है। ये उसका आँख है मान लीजिए, और ये जमीन पर यानी बच्चे के साइज का 3 से 4 फीट का ये गुड़िया होता है। इसके अंदर हवा या कुछ हवा भरी रहती है, और ये हमेशा इसका बैलेंस ऐसा बनाया जाता है कि ये खड़ा रहता है। ये गिराइएगा भी, तिरछा भी कीजिएगा तो वो खड़ा रहेगा। इसी को कहते हैं बोबो डॉल। उन्होंने प्रयोग किया, बच्चों को कैसे उन्होंने समझा कि बच्चा जो चीज़ देखता है समाज में वही अपने आप में सीखता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने फिल्म बनाया, तैयार किया, और एक जंगल में एक बोबो डॉल रख दिया, यानी एक फिल्म दिखाया जाता है। इन्होंने एक फिल्म निर्माण करके, छोटा सा रिकॉर्डिंग करके, और बच्चे के स्कूल में, यानी स्कूल में बच्चों को दिखाया। एक ही फिल्म को 3 तरीके से दिखाया गया। इस पर हम लोग डिटेल बाद में चर्चा करेंगे। शॉर्ट में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इन्होंने जो प्रयोग किया वो बोबो डॉल के ऊपर, और एक प्रयोग किया उन्होंने सजीव जोकर। इसको हम लोग बोबो डॉल या निर्जीव गुड़िया भी कहते हैं, निर्जीव गुड़िया।
एल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया? निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया, सजीव जोकर पर प्रयोग किया। सजीव जोकर मतलब कोई बच्चा या आदमी जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर जोकर के जैसा बिहेव करना। दोनों प्रयोग से उन्होंने ये बात को साबित किया कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो 4 बातें मुख्य रूप से हमें सीखनी है। एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम के चरण क्या हैं? एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम के कौन कौन से चरण हैं? 4 चरण हमने लिखाया। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम के निर्धारक तत्व कौन कौन हैं? और चौथा पॉइंट, इनका प्रयोग। इन्हीं 4 बातों को आपको याद रखना है। संभावना है कि इस बार की परीक्षा में एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से 1 या 2 प्रश्न रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम लोग आज एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को पढ़े, उनको किन किन नामों से जाना जाता है ये जाने, उन्होंने अधिगम के कौन कौन से चरण बताए, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्वलन, उन्होंने कौन कौन से निर्धारक तत्व बताए, और उन्होंने किस पर प्रयोग किया? बार्बोडॉल पर। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट